अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, चंद रोज़ पहले मुल्क में नवाज शरीफ के वापस आने की खबरें गर्म थी और उनकी पार्टी के चंद रहनुमाओं ने खूब वावेला किया कि वो दिसंबर में आ रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आए और दोबारा किसी रहनुमा ने डेट दी नहीं कि वो कब वापस आ रहे हैं। फिर हुकूमती वज़रा दावा करने लगे कि नवाज शरीफ आ नहीं रहे बल्कि हम उन्हें लेकर आएंगे। इसमें भी फिर कोई सच्चाई नहीं निकली, लिहाजा वो बात भी हुई पुरानी और अब है कहानी कि नवाज शरीफ माइनस करने के लिए मुस्लिम लीग नून के 4 सीनियर रहनुमा किसी से मिले हैं। हुकूमती वज़रा यकीनन ये इशारा इस्टेब्लिशमेंट की किसी शख्सियत की तरफ कर रहे हैं, लेकिन उन चारों में से कोई हतमी नाम सामने नहीं आ रहा। लेकिन मुल्क की हर महफिल में सियासी डील और ढील का चर्चा है। मुस्लिम लीग नवाज के इन 4 रहनुमाओं का अभी तक पता नहीं चल पाया, जिनके लिए तहरीक इंसाफ के वज़रा ने दावा किया था कि वो मुल्क की किसी बड़ी शख्सियत से मिलकर पेशकश कर चुके हैं कि अगर उन्हें नवाज शरीफ कबूल नहीं तो ना सही वो हमें मौका दें। अब शहबाज गिल कहते हैं कि इन 4 लोगों में 5वां भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, ज़रा ये भी सुन लीजिए। डील नहीं मिलनी, जवाब आपने देने हैं, और वो जो चारों दोस्त हैं उनमें एक 5वां भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपको बता दें। परसों से एक दिन पहले 5वें ने भी कोशिश की है। तो वो जो 4 लोग कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को टेक ओवर कर लिया जाए और अब हम खुद चलाएं, मेरे ख्याल में साहिब बात है, इसमें कोई मजायका नहीं। हिम्मत किया तो आगे बढ़े। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमती इन बयानात पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ खबरें फैला रही है। मुस्लिम लीग नून का हर रुकन नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और ये हुकूमत हफ्ता नहीं, महीना नहीं, बल्कि चंद दिनों की मेहमान है। क्या कहा आज मरियम नवाज ने, ये भी देखिए। बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक MNA, एक MPA अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं टूटा और नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही। तारीख की बदतरीन नालायकी से जितनी जल्दी निजात दिलाई जाए उतना पाकिस्तान के हक में अच्छा है। अब ये महज सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या वाकई इसमें सच्चाई है कि कुछ नून लीग के जो रहनुमा हैं वो जाकर किसी बड़ी शख्सियत से मिले हैं और अपने आप को नवाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पर, क़यादत के तौर पर पेश किया है। इसी पर हम बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, बड़े बड़े केसेस आप लोगों ने, बड़े बड़े केसेस भुगते हैं आप लोगों ने, बड़ी जेलें काटी हैं आप लोगों ने। पिछले 3.5 साल में किस किस बड़े नून लीग के रहनुमा का नाम लूँ? आप हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन इन 3.5 सालों के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये 4-5 लोग इतना तंग आ गए कि उन्होंने किसी बड़ी शख्सियत की तरफ देखना शुरू कर दिया और अपने आप को पेश किया कि अगर नवाज शरीफ नहीं तो ना सही, आप हमें दूसरी ऑप्शन के तौर पर देखें। ऐसा क्या हुआ इन 3.5 सालों में राना साहब? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ मीडिया ब्लफ है ताकि आप लोग जो है वो इनकी नालायकी को डिस्कस ना करें, इनकी नाअहली को डिस्कस ना करें। आप ये डिस्कस ना करें कि इस नाअहल हुकूमत ने ज़िम्मेदारों को रुला के रख दिया है, यूरिया खाद नहीं मिल रही और आगे जाके गंदम का बहरान पैदा होगा। आप ये डिस्कस ना करें कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लोगों का जीना जो है वो नामुमकिन मुश्किल हो गया है और मरी का सान है, उसको आप डिस्कस ना करें, उसकी तरफ आपका ध्यान ना जाए। तो ये इसलिए जो है ये अब यानी इन चलाकियों और होशियारियों पे आ गए हैं कि इस किस्म की चीज़ें जो है वो अब मीडिया को चक्कर दे के तो अपनी नालायकी और अपनी नाअहली के ऊपर जो है वो बात रुकवाने के लिए फायदा होगा, हुकूमत को क्या फायदा होगा? इनकी प्लानिंग चल रही है। अगर ये सब कुछ फेक है, मीडिया में महंगाई भी डिस्कस होती है, महंगी बिजली भी डिस्कस होती है, सानिया मरी भी डिस्कस हुआ, लेकिन ये पिछले 2 दिन से ये सब जो चीजें चल रही है, हुकूमत को क्या फायदा होगा इसका? लेकिन इसमें ये है ना कि हुकूमत तो चाहती है ना कि रोजाना कोई एक ऐसा इशू शुरू करवा दे कि सारे टॉक शो, सारी बातें जो है उस तरफ जो है वो टर्न हो जाएं और हमें जो गालियां पड़ रही हैं, हमारी जो दुर्गत बन रही है, तो उसमें जो है वो कमी आ जाए। लेकिन उससे कोई रिलीफ मिलेगा तो नहीं। लेकिन अब आप इनकी सोच देखें कि अब इनकी हालत अब इनकी ये है। अब जब इस हालत को हुकूमत पहुंच जाए
तो उसके बाद फिर वो चंद दिनों की मेहमानी उसे कहा जा सकता है। चंद दिनों की मेहमान कैसे, ये बात तो आज मरियम नवाज साहिबा ने भी कर दी कि महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, दिनों की बात है। तो एक तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, शायद कहीं यकीन दहानियाँ हो रही हैं, कहीं कोई बात चल रही है जो इतने कॉन्फिडेंस से आप भी अब ये बात कर रहे हैं और मरियम नवाज ने भी आज ये बात की। नहीं तो अगर अगले चंद दिनों में वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफ़ा दे दे, जिस तरह से उसने जो है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जिसमें लोगों ने खुल के उसके सामने जो है वो बताया कि किस तरह से करप्शन हो रही है, किस तरह से आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो मुल्क को लूट रहे हैं और किस तरह से उन्होंने तबाही की है और किस तरह से IMF जो है वो अब इस मुल्क का जो है वो हशर करेगा और किस तरह से हमारी पॉलिसियाँ जो है वो कंट्रोल होंगी। तो वो उठ के भाग गए थे। उन्होंने कहा कि जी आप किसी और को बना लें, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो फिर जाकर उनको सुना है कि मना के लाए, तो फिर दोबारा वो आए मीटिंग में। तो हो सकता है अगले चंद दिनों में जो है वो रिजाइन कर दें और उसके बाद तो आप लोग, हम तो कुछ और समझ रहे थे, आप लोग तो उनके इस्तीफे पे अगर वो खुद दें उस पर आस लगाए बैठे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों की शायद नो कॉन्फिडेंस में इतनी ताकत है कि आप नहीं तो वो नहीं, बात ये है ना कि हो तो सब कुछ ही सकता है ना। अदम एतमाद भी तो मूव हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, और वो पास भी हो सकती है। किसी तीसरी ताकत के बगैर वो कामयाब हो सकती है? नहीं जी, हम तो उसे तीसरी ताकत के बगैर जो है वो कामयाब करेंगे। हम तीसरी ताकत से ये कभी नहीं हमने कहा है, ना कहेंगे कि आप हमारी तहरीक को कामयाब करवाएं। हाँ, मरियम नवाज साहिबा ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। वो कह चुकी हैं कि तीसरी ताकत के बगैर, मदद के बगैर ये नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि तीसरी ताकत अदम एतमाद की तहरीक को ना रोके। नहीं 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 नहीं, ये उनकी नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको, मेरे प्रोड्यूसर अगर अभी आपको वो दिखा दें, मैं कहूंगी कि ढूंढे। मैंने बड़ी दफा उनका ये बयान सुना है, मैंने आज स्पेशली भी उनका बयान सुना है, आपको ये जरूर सेंड करूंगी। नहीं सुन ले, नहीं मैंने सुना है, मैंने उनकी बात भी सुनी है, खाकान अब्बासी साहब की बात भी सुनी है। एहसन इकबाल साहब ने बात की, उन्होंने यही बात की है कि उनकी जो है वो मदद से मुराद उनका ये है कि वो अगर न्यूट्रल हो जाए तो ये तो सुबह गिर जाएंगे। ये तो अगर वहाँ से इनकी मदद, वो जो बता रहे हैं शेख रशीद साहब कि हमारे सर पे हाथ है, वो हाथ उड़ जाए तो ये फारग है। तो लेकिन अब हमारा ये अंदाजा है कि वो हाथ जो है ना वो अब या उठ चुका है या उठने को है। तो नहीं आ रहा वो हाथ, अब आप लोगों के सरों पे तो नहीं आ रहा। नहीं हम हमारी तो जद्दोजहद ये है, हमारा तो मौक़िफ़ ही ये है कि अदम मुदाखलत, गैर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शन, ये हमारी जद्दोजहद है। हमारी ये जद्दोजहद तो है ही नहीं कि ये हाथ हमारे ऊपर आ जाए। हम तो कहते हैं कि उनके अगर ऊपर है, अगर है, बता वो रहे हैं, अगर है तो उसे भी हट जाना चाहिए। सही। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मूव में आप लोगों का अगर यकजहती हो भी जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, फिर भी नंबर्स तो कम हैं आप लोगों के। हाँ, अगर इत्तेहादी आप लोगों के साथ मिल जाते हैं, अभी तक तो इत्तेहादियों ने भी बड़ा उनका साथ दिया है, जो नाराज़ हुकूमती लोग भी होते हैं, कितने बिल पास हुए हैं, लेजिस्लेशन हुई है, आखिरी दिन तक इत्तेहादी नाराज़ होते हैं, लेकिन जैसे ही सेशन में पहुंचते हैं पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, सब कुछ जो है ना वो एकदम ठीक हो जाता है, बिल भी पास हो जाते हैं, कानून साजी भी हो जाती है। तो इत्तेहादी साथ देंगे तो ये सब कुछ हो सकता है। देखें, इन इत्तेहादियों का जो है ना वो उस जोरों जैसा हाल है कि जिसका घर में जी नहीं लगता और वो रहना भी नहीं चाहती, लेकिन बस नाराज़ हो के जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि एक दिन जो है वो ऐसा भी आ जाएगा कि फिर वो वापस नहीं जाएगी। अच्छा। तो हालात उनके भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन वक्त रहे कितना गया राना साहब, आप देखें ना, चंद महीनों के बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, फिर कैंपेन शुरू हो जाएंगी। अब आप लोगों को इस हुकूमत को घर भेजने की जल्दी क्या है? आप, मरियम नवाज साहिबा खुद ये बड़ी दफा बात कह चुकी है कि अब इनकी कारकर्दगी इनको मजीद एक्सपोज होने देंगे। मरियम नवाज साहिबा बात कह चुकी हैं कि इनको सियासी शहीद बनने का मौका नहीं देंगे हम। नहीं, देखे
नहीं, इनकी कारकर्दगी का, इनकी जो है अपना परफॉर्मेंस का, इनकी डिलीवरी का वो वक्त तो गुजर गया है। अब जो है ये जितना भी टाइम है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। कोई अब इंसान जो है वो कोई हतमी बात तो नहीं कर सकता, किसी को ये नहीं मालूम कि कल उसके साथ क्या होगा। तो अब ये टाइम इनका इसी तरह से गुजरना है, ये इसी तरह से हड़तालों में, लॉन्ग मार्च में और अपना जो है ये अदम एतमाद में, अब इनका यही हाल रहना है। तो अब जो है वो इनका वक्त जो है वो गुजर चुका है, हुकूमत करने का टाइम जो है ना वो ख़त्म हुआ चाहता है, नया टाइम शुरू हुआ चाहता है। तो नवाज शरीफ के वापस आने का टाइम कब शुरू होगा, ये आप नहीं समझते? ये सारी स्पेकुलेशंस खत्म हो जाएंगी अगर नवाज शरीफ साहब वापस ही आ जाए। नहीं तो हुकूमत ने जाहिर है जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई करने के वो जो इंदिया दे रही हैं, नाअहल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक फिर प्रेशर से ही आएंगे नवाज शरीफ वापस। इस वक्त नहीं, किसी प्रेशर से नहीं आएंगे, वो पार्टी की सिफारिश पे, पार्टी की रिकमेंडेशन पे, और वो खुद फैसला करेंगे। वो इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिकल लीडर हैं, एक्सपीरियंस भी उनका है, उन्हें पता है कि किस वक्त मुझे जाना चाहिए। और उनकी सेहत का जो प्रॉब्लम है वो भी जितना वो जानते हैं उतना मैं और आप तो नहीं जानते। तो वो अपनी सेहत और अपनी सियासत दोनों को पेश नज़र रखे बिल्कुल खुद फैसला करेंगे, पार्टी से मुशावरत करेंगे और उसको अनाउंस वो खुद करेंगे। ये किसी को, मुझे या किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी फलां डेट को आएंगे, फलां महीने आएंगे। वो खुद फैसला करेंगे और वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो फिर तो पिछले दिनों नून लीगी रहनुमाओं ने बशमूल अयाज सादिक साहब वो तो डेट्स दे रहे थे, जनवरी में जाऊंगा, खुद साथ लेकर आऊंगा। हफ्ते की बात नहीं, दिनों की बात है। ये उम्मीदें अपने कारकुनों को तो आप लोग खुद दिलाते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और बहुत जल्द आ रहे हैं। नहीं कहा, नहीं, हमारे कारकुन जो है वो बिल्कुल इस बात को समझते हैं कि उन्हें जो है वो सही वक्त पे आना चाहिए, और उन्हें मालूम है कि जब उन्होंने आना हुआ तो वो खुद इंशाअल्लाह ताला अनाउंस करेंगे डेट कि मैं फ़लाँ तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। बाकी देखें, सबकी उनके साथ बात होती है। या सादिक साहब बड़े सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उनके साथ बात हुई, उन्होंने वहाँ से ये एसेस किया होगा, उन्होंने उसके मुताबिक बात कर दी। बाकी ये तो कभी नहीं हो सकता कि कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहे मैं करूँ फ़ोन या कोई और करे और उनसे कहे कि जी मियाँ साहब आपकी का बड़ा यहाँ पे इंतज़ार है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपको अपने दरमियान देखना चाहते हैं, तो आप वापस आएँ। तो वो यही कहेंगे हाँ ठीक है, इंशाल्लाह मैं जल्द वापस आ रहा हूँ। सही। तो उससे कोई असेस करके कोई अपने तौर पे तारीख दे दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन तारीख वो खुद ही देंगे, इसका दिन का फैसला वो खुद करेंगे। राना साहब, अबूरी सेटअप के कितने इम्कानात हैं? क्या नवाज शरीफ साहब को अबूरी सेटअप की तजावीज़ दी गई, लंदन जाकर और उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया और इन तजावीज़ को मुस्तरद भी किया, कुछ नाम पेश किए गए उनको अबूरी सेटअप के लिए? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब का और मुस्लिम लीग नून का ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन है जो अब तक है। इसके बाद अगर कोई दोबारा कोई बात हो तो मैं कह नहीं सकता कि हम किसी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे, अबूरी सेटअप का। सही। हमारा मुतालबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, दैट्स ऑल। और कबल अज वक्त इंतखाबात, जल्दी इंतखाबात या वक्त पर? जी देखें, मामला ये है कि कबल अज वक्त जो है ना, ये अब हमारी ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क की ज़रूरत है। ये नालायक टोला जो है, ये नाजायज़ हुकूमत जो है, ये जितनी देर रहेगी उतनी देर ये डबोएगी जो है वो पाकिस्तान को। अगर ये आज से 6 माह पहले चले जाती तो अब जो इन्होंने ये IMF वाला काम किया है, जिस तरह से मुल्क की जो इकॉनमी की आज़ादी, इंडिपेंडेंस है, उसको इन्होंने गिरवी रखवा दी है, तो कम से कम ये तो ना होता। ठीक है। अब अगर और ये रहेंगे तो और इस किस्म के जो है वो काम करेंगे और मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, इस वक्त लगता है इस्लामाबाद में अफवाहों का बाजार गर्म है। हर कोई डील की बातें कर रहा है, बैकडोर राब्तों की बातें कर रहा है, फिर दूसरी तरफ हुकूमत गिराए जाने की बातें हो रही हैं, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। मरीम नवाज से जब अदम एतमाद लाने की बात करें तो वो कहते हैं कि जिनकी मदद से ये होती है अदम एतमाद हमारे मुल्क में, उनकी हमें मदद नहीं चाहिए। हुकूमत गिराने की बातें आप लोग भी करते हैं। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर अब की बार इस पर गौर कर रहे हैं? कोई नई हिकमत अमली आप लोग बना रहे हैं? ऑल्दो दोनों हुकूमत गिराना चाहते हैं। देखिए, हुकूमत गिराना कोई हमारा शौक नहीं है। हमारी दानिश में इस हुकूमत ने जो जो प्रोमिस किए थे उनमें ये फेल हो गई है और पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी जो है वो अजाब हो गई है। पाकिस्तान का पूरा मालियाती निज़ाम इस वक्त इनके शिकंजे में है और इनके गलत फैसलों की बदौलत जहां आवाम की जिंदगी भी तंग हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ गए हैं और हम मालियाती सोवरेनिटी कंप्रोमाइज कर बैठे हैं। लिहाजा इस हुकूमत का हमारी दानिश में फौरी तौर पर चले जाना जरूरी है और इस गर्दाब से निकलने के लिए एक अफाम तफहीम से, ये लाजम नहीं है कि आप कोई इकट्ठे बैठ के सारी हुकूमत चलाएंगे, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत दोनों अगर मिलके बैठ के, जिस तरह माजी में भी हमने अपने क्राइसिस का हल करने के लिए इस तरह के फैसले किए, आज उस तरह के कमल की जरूरत है और ये हुकूमत इसमें बिल्कुल फेल हो गई है। इनके तमाम प्रोमिस फेल हो गए हैं, इनके तमाम टारगेट्स फेल हो गए हैं और अब सिवाय गाली गलोच के और सिवाय एक तोता कहानी के इनके पास और कहने को कुछ नहीं है। लिहाजा इनके जाना और एक नया इंतखाब, जिसके बाद एक स्टेबल कोई गवर्नमेंट आए और वो तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी लोगों को इकट्ठा करके पाकिस्तान की हुकूमती यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और जो रियासती चैलेंजेस, इस वक्त हुकूमत से ज्यादा रियासत को चैलेंजेस आ गए, लोगों में गैर यकीनी हो गई है, कंफ्यूजन हो गया है, एतमाद लोगों का उठ रहा है। अब अगर ये सूरत हाल हो तो लोगों को अदालत पे भी। कायर साहब, क्या आप इस हुकूमत को सियासी शहीद बनने का मौका नहीं दे रहे? नंबर एक। नंबर दो, ज़ाहिर एक आइनी तरीका है, आप लोग कोई गैर आइनी तरीके की तो बात नहीं कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मूव अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो क्या ये बात हकीकत है कि तीसरी कुव्वत की मदद के बगैर पॉसिबल हो ही नहीं सकता इसकी कामयाबी? पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख इस पे क्लियर है कि हमने किसी कुव्वत के सिवाय अवाम के किसी और कुव्वत के सहारे पे पॉलिटिक्स नहीं की। हाँ, हम मुख्तलिफ अदवार में अपनी एंगेजमेंट की बात से इनकार नहीं करते। ये भी शहीद गवर्नमेंटों में आते ही उनको बाकायदा गवर्नमेंट देते हुए भी मुज़ाकरात हुए, उनकी गवर्नमेंटों के साथ भी होते रहे, लेकिन we never took part, हम कभी भी इक़्तिदार में उनकी वजह से नहीं आए। लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी किसी के सहारे के बगैर सिर्फ प्योरली जमहूरी तरीके से तब्दीली चाहेगी। और हमारी डॉक्टर साहब ये भी गुजारिश है, एक सियासी जमात की क्या जिम्मेदारी है? अगर कोई हुकूमत वक्त फेल हो गई है तो अपोजिशन की एक जमात के तौर पे मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं इस हुकूमत को खत्म करके एक नया इंतखाब की बात कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जमात कह रही है कि नया चाहिए, नया मैंडेट आना चाहिए और उसके बाद कोई ऐसी हुकूमत आए, लोगों को दोबारा मौका मिले। लेकिन आप लोग तो मजलूम बनने का भी तो मौका दे रहे हैं ना। वो आवाम की अदालत में जाकर क्या कहेंगे कि भाई हमें तो वक्त ही नहीं पूरा करने दिया गया। अगर हमें वक्त पूरा करने दिया गया होता तो हम डिलीवर करते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पहली गुजारिश तो यह है कि बीबी शहीद की पहली गवर्नमेंट को खत्म किया गया 18 महीने बाद। और वो कैसे खत्म किया गया? वो एक आमर ने उस वक्त बिल्कुल एक साजिशी अमल के जरिए उनकी हुकूमत को अननेचुरली खत्म किया गया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई। क्लियर था, आपको शायद याद हो, आपके रिकॉर्ड में सारा कुछ मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब आए तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी कोई 22, 23, 24 महीनों के बाद उनको फर्क कर दिया गया। उनकी लड़ाई किसके साथ हुई? वो कोई सियासी शहादत तो वो होती है कि अननेचुरली आपकी हुकूमत खत्म कर दी जाए गैर कानूनी तरीके से, अदालतों के फैसले उस पर क्या आए, और या मार्शल लॉ लगा दिया गया या इमरजेंसी प्लस लगा दी गई। ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमतें जाएं तो बात हुई। ये तो गवर्नमेंट फेल होके सियासी अमल के नतीजे में पार्लियामेंट्री वे से फारग की जा रही है। अगर इस तरह जाती है तो बिल्कुल सियासी बहरहाल हुकूमत फेल हुई, पास हुई, बहरहाल इसका फैसला तो अवाम ने ही करना है
और वोट की ताकत से करना है। यही बात मैं कर रही हूं कि अगर 5 साल के बाद ये नून लीग तो खुद कह चुकी है, जब पंजाब में आप बात करते थे कि नो कॉन्फिडेंस मूव आप पंजाब से शुरू करें, तो मरियम नवाज साहिबा हमेशा एक ही बात करती थी कि ये लोग अपने ही भार से गिरेंगे, अपने ही वजन से गिरेंगे, इनके जो काम है इनको करने दें, जो 5 साल बाद जब ये अवाम की अदालत में जाएंगे तब इनको जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया। यही सवाल मैं आपसे कर रही हूं कि क्या ये बेहतर नहीं है कि 5 साल पूरे करने दिए जाएं इनको? देखिए, आपका ख्याल हो सकता है ये दुरुस्त हो, ये आपके ख्याल है। मेरे ख्याल में इस हुकूमत का एक दिन भी और रहना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है। एक दिन बड़ा भारी है, लिहाजा इसको फौरी तौर पे खत्म होना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। और मुझे अपना ख्याल अवाम के पास ले जाने का हक है। मैं अपना ख्याल अवाम के पास ले जाऊंगा, मैं एहतजाज करूंगा, मैं असेंबली के अंदर जो मेंबरान बैठे हैं, हुकूमत के अपने लोग बैठे हैं, हुकूमत के तादी बैठे हैं, उनके ऊपर अवामी दबाव खड़ा करूंगा। वो ऑलरेडी बड़ा दबाव आया हुआ है, तो उसके जरिए इस हुकूमत को घर भेजना, मैं समझता हूं कि ये 5 साल पूरे नहीं करना चाहिए, इनको जल्द जाना चाहिए। और ये कोई गैर सियासी और गैर आईनी फैसला नहीं है, कोई गैर आईनी काम नहीं है, कोई गैर आईनी इकदाम। दूसरी बात, मैं इस गवर्नमेंट का मैंडेट वोटों के जरिए, वो तो भी एक डिबेटेबल बात है कि वोटों के जरिए था कि नहीं था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनका मैंडेट चेक हुआ, जहां पे इनकी 8 साल 9 साल हुकूमत रही है, वहां तो इनका मैंडेट फेल हो गया, लोगों ने अपना मैंडेट विड्रा कर लिया है। अगर लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो तभी आपको समझ आ जाएगा कि मैंडेट विड्रा हो गया है, और अगर जनरल इलेक्शन पहले आए तो फिर सारी कौम देख लेगी कि क्या होता है। सो मेरी दानिश में जो कुछ है, मैंने अपनी राय अपनी सियासी जमात के और अपने सियासी कल्चर के अंदर बैठे हुए लोगों के साथ मशवरत करके उसके तहत फैसले करने हैं। आप अपना फैसला करने के बारे में हक पे जाना है। हो सकता है आपकी, तो आप समझते हैं एक अबूरी सेटअप आना चाहिए, एक अबूरी सेटअप के कितने इम्कानात हैं? हो सकता है, एक मिनट ठहरिए, हो सकता है आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो गई हो मौजूदा हुकूमत के आने से और आप बड़ी खुश हो, लेकिन आपके कैमरामैन, मैं भी महंगाई से तंग हूँ, मैं भी जो पेट्रोल महंगा हुआ है तंग हूँ, गैस की किल्लत है मैं भी तंग हूँ, बिजली महंगी हुई है मैं भी तंग हूँ। तो फिर मैं भी यही बात कर रहा हूँ, आपके ख्याल के मुताबिक 5 साल और गुजारने चाहिए, आपके पास शायद कुशन हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके सामने बैठा जो कैमरामैन है ना, उसकी बेचारे की तनख्वाह 30, 35, 40 हजार होगी ज्यादा से ज्यादा, उसकी जिंदगी में जो आग लगी है उसके पास कुशन नहीं है, वो पहले ही पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है। लोग 2-2 जॉब करके अपना, क्या गारंटी है, इस बात की क्या गारंटी है कि इस हुकूमत के, आप कह रहे हैं फौरी चले जाना चाहिए, एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, क्या गारंटी है इस बात की कि इस हुकूमत के घर चले जाने के बाद एक आम आदमी की ज़िंदगी फ़ौरन से बदल जाएगी? इनको 3.5 साल हो गए इक़्तिदार में, वो कहते हैं आज तक हम पिछली हुकूमतों का गंद साफ़ कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है पिछले 70 सालों का गंद 3.5-4 सालों में, 5 सालों में साफ़ करना। तो इन बकौल आप लोगों के 3.5 सालों में इन्होंने और काम ख़राब कर दिया है, तो इतना काम ख़राब आप लोग एक दिन में, एक महीने में, साल में कैसे करेंगे? एक आम आदमी की जिंदगी तो एकदम से कोई अलादीन का चिराग तो होगा नहीं, ना आपके पास ना नून लीग के पास। ठीक है, देखिए गुजारिश है, पहले तो यह है कि वो जो बदज़बानी करते हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, यानी उनके अल्फाज दोहराते हुए भी मुतबादिल अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। वो अगर कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों का गंद था, तो मेरा ख्याल है आपको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये उनकी तरफ से तो बदज़बानी एक उनका, मैं उनकी बात रिपीट कर रही हूँ। चले आप लोगों, मुझे पता है, मैं आपको नहीं कर रहा, सुनिए, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उनके कहे हुए अल्फाज दोहराते हुए भी अगर नामुनासिब हो तो उसके लिए मुतबादिल अल्फाज इस्तेमाल करें, ये आपके और मेरे लिए बेहतर है। गुजारिश है, हाँ, मैंने पहले कहा ना, आपके ख्याल में ये राय हो सकती है। मैं एक सियासी कारकुन, एक सियासी जमात हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत और रहती, पहले इन्होंने बड़ा तंग कर दिया, हालात खराब कर, अगर ये और चलती है तो ये पाकिस्तान और बड़े क्रैशेस का शिकार कर देगी, लिहाजा इसका जल्द जाना जरूरी है। आपके ख्याल में 1.5 साल रहना जरूरी है, मेरे ख्याल में इनका फौरी जाना जरूरी है। तो आप अपने ख्याल को लेके अवाम के पास बैठी है, बात कर रही है, और मैं अपना ख्याल लेके जा रहा हूँ। फैसला लोगों ने करना है, मैं लोगों की राय की बात कर रहा हूँ ना। मैं कोई ये तो नहीं कह रहा किसी अदालत से फैसला आ जाएगा, मैं किसी ताले आजमाता तो नहीं कह रहा कि इनको घर भेज देगा, नो। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अवाम के पास जाऊंगा, अवाम के नुमाइंदों के पास जाऊंगा, असेंबलियों में जाऊंगा, आईनी और कानूनी तरीका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन लॉन्ग मार्च भी करेंगे आप। फैसले इन्होंने किए हैं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए जी। जहां तक ये बात है कि लोगों की जिंदगी में जल्द क्या आ जाएगा, यकीनन एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, बिल्कुल, यकीनन एक महीने में भी
हो जाएगा। लेकिन ये तो उम्मीद हो कि अगले 4 महीने बाद कुछ बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, अगले 6 महीने में आनी बेहतरी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहबा, जब हम 2008 में गवर्नमेंट में आए थे ना, दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान के न GHQ महफूज था, न हमारी इबादत गाहें महफूज थी, न हमारे दरसगाहें महफूज थी। उन हालात में आके हमने 6 महीने के अंदर अंदर, पहले 6 महीने में वो फैसले किए थे कि आम आदमी की जिंदगी में, कारोबारों में बेहतरी आई। ठीक है, हमारी जो ज़राअत है उसमें बेहतरी आई। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने किया ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। आज बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा। अंदलीब साहिबा, कल तक वफाकी वज़रा 4 लोगों का नाम ले रहे थे कि नून लीग के 4 लोग किसी शख्सियत से मिले हैं, जाकर अपने आप को ऑप्शन नई क़यादत के तौर पर ऑप्शन के तौर पर पेश कर रहे हैं नवाज शरीफ को माइनस करके। आज शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि नहीं, 5वां शख्स भी है। आप लोग रोज आकर तादाद तो बता रहे हैं कि कितने लोग मिले हैं, जाके किससे मिले, कहाँ मिले, कौन कौन मिला, ये आप लोग बताने को तैयार नहीं है, क्यों? देखिए, ये तो बातें हैं जो बड़ी इनकी वेल नोन है, इनकी रवायत है कि ये रात के 12 बजे गेट नंबर 4 पे सीवियां लेके पहुंचे होते हैं। और आपने इनकी पार्टी में भी देखा कि नून लीग लाहौर और नून लीग लंदन में बहुत इख्तलाफ है। जहाँ शहबाज शरीफ जाते हैं वहाँ मरियम नहीं जाती, जहाँ मरियम जाती है वहाँ शहबाज शरीफ नहीं जाते। जिस जलसे में वो तकरीर करते हैं मरियम नहीं करती, जिस जलसे मरियम तकरीर करती है शहबाज शरीफ नहीं करते। तो और उनके जो तर्जुमान है वो भी आपने देख लिया, जुबैर साहब जो है वो कह रहे हैं कि मरियम बनेगी वज़ीर आज़म, और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के सवाल ही कोई और पैदा नहीं होता। तो माफ कीजिएगा, तो ये सारी बातें तो उनकी रवायतें हैं, तो पीटीआई और ये रवायत के तौर पे अपनी आदत से ये मजबूर हैं। ये बिल्कुल उसी तरह उसको कंटिन्यू किया इन्होंने रवायत को, और उसी रवायत की वजह से ये इस वक्त जिसको कहते हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये अपना काम कर लें। कौन है, कैसे है, ये तो आपको वक्त आने पे ही पता चलेगा। क्या आप लोगों का इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है? मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में यही सवाल उठाया था कि जाहिर है वो 4 शख्सियात इमरान खान से तो मिल नहीं सकती, पीछे कौन रह जाता है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट। माजी में भी इसकी मिसालें हैं, मुफाहमत की, डील देने की, ढील देने की। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आप लोगों का इशारा है तो चंद रोज़ पहले DG ISPR आके ये कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने वाज़े अल्फाजों में तरदीद की। तो क्या आप लोग उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं या एक बार फिर से DG ISPR को आकर इसकी वजाहत देनी चाहिए? देखिए शाजिया, उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो कहीं ना कहीं से ले लें। उनकी रवायत है, वो आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि वो गेट नंबर 4 पे भी जाते हैं, वो सरूर पैलेस भी जाते हैं, वो हर जगह इंटरनेशनल जाते हैं जहां उनकी बख्शिश हो जाए। आपको पता है वो पीछे जो हमदुल्ला साहब थे, जो अफगानिस्तान के जो गालियां निकालते थे पाकिस्तान को, उनके साथ भी मिल रहे थे। उन्होंने बड़े फ़ख्र से तस्वीर ली, तस्वीर लेके ट्विटर पे डाली और बड़े फ़ख्र से कहा कि ये देखें हम मेरे वालिद को आके मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। तो इनका पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इनकी कोशिश यही रहती है, इनका मकसद यही है कि किसी तरह इनकी दौलत बच जाए, ये बच जाए, दोबारा इक़्तिदार में आए, दोबारा लूटे, दोबारा 4 और फ्लैट्स बना लें। आप लोग इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में खुद घसीट रहे हैं। DG ISPR इस बात की तरदीद कर चुके हैं। फिर आप लोगों को खुलकर डंके की चोट पर जुर्रत लेकर नाम बताने चाहिए कौन है, किससे और कहाँ मिले। ये तो फिर लगेगा, बल्कि तासुर हमें ये मिल रहा है कि ये फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, कोई साजिश हो सकती है नून लीग के खिलाफ। आप लोग खुलकर बात क्यों नहीं करते?
देखिए बात यह है कि कोशिश वो करते हैं। अब चूंकि माजी में कोशिशें कामयाब हो गई थी तो वो समझते हैं कि अभी कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली लगे रहेंगे तो कोशिश कामयाब होगी। आगे से बिल्कुल जवाब नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी भी जो 4 लोग मिले हैं कोई जवाब नहीं मिला? बिल्कुल, मैं आपको वसूख से बता सकती हूँ कि इनके सारे अटेम्प्ट्स जो हैं वो फेल पहले भी 3 साल 3.5 साल होते रहे और दोबारा फेल होंगे। लेकिन ये एक तो अपनी आदत से मजबूर है, दूसरा ये इनके पास हमेशा इनके पास यही रहता है कि बाहर आके ये कहते हैं जी हम नहीं, और अंदर जाके ये दरवाजे पे लेटे हुए हैं कि किसी वक्त दरवाजा खुले और हम भाग के अंदर चले जाएं। नून लीग तो कह रही है कि 4 वज़रा आप लोगों के भी हैं जो अपने आप को क़यादत के तौर पर पेश कर रहे हैं। जी देखिए, हमारे वज़रा जो हैं क़यादत के तौर पे पेश करें ना करें, ये उनको जो नून लीग कह रही है ये सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि वो अपनी करतूतें जो हैं वो छुपाना चाहती है, अपने ऊपर से टेंशन जिसको कहते हैं मिटाना चाहती है। सबको पता है कि इमरान खान के सिवा पीटीआई में जो उसका कदो कामत है, जो उनकी इस पाकिस्तान के अंदर जो एक इज्जत है, जो इंटरनेशनली उनका वकार है, कोई भी उसको मैच नहीं कर सकता। जिस तरह आप लोगों का लीडर इमरान खान है, नून लीग वालों का भी लीडर कायद नवाज शरीफ ही है, वो भी अपना लीडर नवाज शरीफ को ही मानते हैं। रही बात इख्तलाफात की, तो क्या आप लोगों में इख्तलाफात नहीं है? क्या आपकी पार्टी में ग्रुपिंग नहीं है? क्या नूर आलम खान और मैं किस का नाम लूँ, आप लोगों की पार्टी में फैसलों के खिलाफ, पॉलिसीज़ के खिलाफ नहीं बात करते हैं? हर पार्टी में ग्रुपिंग होती है, इख्तलाफात होते हैं। शाजिया आप सही कह रही हैं, लेकिन आप याद रखें कि मसला क्या है। मसला ये है कि नून लीग वाली खानदानी पार्टी है, ये मोरसी पार्टी है, ये सियासी पार्टी नहीं, जमहूरी पार्टी नहीं है। इसके अंदर खानदान की जंग है, जागीर है ये पार्टी। वो असल जंग ये है कि बड़ा भाई या छोटा भाई, असल जंग ये है कि बड़े भाई की बेटी या छोटे भाई का बेटा, असल जंग ये है कि ये इसका बंटवारा जो है खानदान में होना है। चाहे जो मर्जी बाकी कर ले उनके वर्कर्स, एट दी एंड चाहे वो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, हमेशा वो वहां से होते हैं या यहाँ से होते हैं, बात फैमिली तक महदूद रह जाती है। पनामा लीग्स जो थी वो नून लीग पे नहीं थी, वो शरीफ फैमिली पे थी, लेकिन सारी नून लीग को उसका भुगतना पड़ा और अभी तक भुगत रहे हैं। और यही बात है जो इस पार्टी की डिफीट है। एक और बात बताएं, ऑडियो आने से पहले आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ऑडियो आ रही है? आज शहबाज गिल साहब ने कहा कि एक और ऑडियो आ रही है इन लोगों की, आप लोगों को कैसे पता चल जाता है? देखिए, जब सोशल मीडिया पे कोई चीज आती है ना, आपको भी पता है, तो वो सोशल मीडिया की चीजें जो होती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती, वो किसी को जल्दी पहुंचती है, किसी को देर से पहुंचती है। और चूंकि ऑब्वियसली हमारा भी एक पूरा सोशल मीडिया का नेटवर्क है जो कि पूरा देखता है कि जी क्या चीज आ रही है, क्या जा रही है, तो उनको ऑब्वियसली पता लग जाता है कि कोई चीज जो है वो इनिशिएट होने वाली। सही। अच्छा, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम चेयरमैन नैब, इंतखाबी इस्लाहात और अदलिया के मामले पर अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हैं। क्या अपोजिशन आप लोगों के साथ बैठने को तैयार है? जो रवैया वुज़रा का या इमरान खान साहब का उनके बारे में सोच है, ख्यालात है, आप लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अपोजिशन आप लोगों के साथ बैठेगी इन मामलात पर? देखिए, ये आपकी बात सही है। आपको याद होगा ये बिल जो हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का था अक्टूबर में पेश किया, और स्पीकर ने खत लिखा, इनको बुलाया, कमेटी बनाई, नहीं आए। उसके बाद से मुसलसल हम पार्लियामेंट के अंदर, मीडिया के अंदर इनको बुला रहे हैं, ये नहीं आ रहे, लेकिन वैसे कहते हैं हमें कंसल्टिंग किया गया। हम शुरू से कह रहे हैं कि जी मिनिमम वर्किंग एजेंडा होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने कितनी दफा कहा कि जी जहां तक इंतखाबी मामले हैं, जहां तक नैब का ताल्लुक है, आप लोग आए बैठें। और लेकिन इन्होंने हमेशा ये कहा, आपको याद होगा नैब भी फैटफ की दफा इन्होंने कहा हम बैठेंगे, लेकिन ये हमारी जो है 37 शिकें हैं, ये पहले आप अप्रूव करें, फिर हम नैब पे भी बैठेंगे, फिर हम फैटफ भी साइन करेंगे। ये आपको याद होगा, ये सारा किस्सा हुआ था। अब इनकी प्री कंडीशंस ये होती हैं कि इंतखाबात इनकी मर्जी से हो। कहते हैं इंतखाबात में 70 से हमेशा धांधली है, तो इसका इलाज क्या है कि जी इस जो सिस्टम है उसको बदलें। सिस्टम क्या बदलें? टेक्नोलॉजी लेके आए,
सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, उस पर ये कहते हैं नहीं, जब तक तो ये खुद मुंतखब होते रहे उस धांधली से, उस वक्त तक इनको ये एतराजात नहीं थे। आज चूंकि समझते हैं कि हुकूमत इनके पास नहीं है तो इनको हर चीज पे एतराज है। इनको चाहिए क्या? इनको चाहिए कि गेट नंबर 4 से या कहीं बाहर से इनको लाके इक़्तिदार पे बिठा दें। नवाज शरीफ भागे आएंगे बकौल उनकी बेटी के कि शाम तक पहुंच जाएंगे, और फिर इनको ना कोई पूछे, ये उसी तरह लूटें, ये उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स दें, ये उसी तरह पनामा लीक्स में अपने बिलियंस छुपाएं, और इनके बच्चे, इनकी जायदादें, इनके घर, इनके फ्लैट्स, इनकी एस्केप्स सारी बाहर हो, अरबों की जायदादें हो, अरबों के फ्लैट्स हो, करप्शन की आप लोग 100 कहानियां बनाएं। मुझे एक चीज़ बताएं, कौन सा एक ऐसा केस है शहबाज शरीफ पर, शाहिद खाकान अब्बासी पर, एहसन इकबाल पर, जरदारी साहब पर, फरियाल तालपुर साहिबा पर, कोई एक केस भी साबित हुआ हो जिसमें इन लोगों को कन्विक्शन हुई हो? देखिए, नवाज शरीफ साहब को तो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है और हमने उसको 2 साल डिस्क्वालिफिकेशन हुई है उन फ्लैट्स पर जिसमें आज भी वो बैठे हुए हैं। बाय द वे उन फ्लैट्स पे भी उनकी कन्विक्शन हुई है, उन्होंने बेल ली हुई है, और ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिहा हो गए। बेल का मतलब ये नहीं होता कि जी आप बेइज्जत बरी हो गए हैं। बेल का मतलब ये है कि आपको एक टेम्पररी जो है वो रिलीफ मिल रही है। ये केसेस फाइट हो रहे हैं, आपको ये भी पता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या है, आपको ये भी पता है कि जब भी हम रिफॉर्म्स लेने जाते हैं, कि कानून लेने जाते हैं, जैसे हम बुला रहे हैं उनको कि आए हमारे साथ बैठे, ये वॉकआउट कर देते हैं, ये बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही कानून चेंज होगा, अमीर गरीब का बराबर होगा, तो ये बजाय फर्स्ट क्लास बेटर क्लास जेल में ये काल कोठरी में रहेंगे, जैसे बाकी बेचारे जो छोटे चोर होते हैं उनको रहना पड़ता है। तो इनको यही डर है, इसीलिए ये कोई भी रिफॉर्म्स के हक में नहीं है, ये हमें ब्लॉक करते हैं। और क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जैसे ही जुडिशियल सिस्टम चेंज होगा, नए कानून आएंगे, सबसे पहले इनकी जद में ये आएंगे। तो इसीलिए तो ऑलरेडी भुगत रहे ना, 2-2 साल की जेलें, साल की जेलें। शहबाज शरीफ ने क्या जेल नहीं भुगती? शाहिद खाकान अब्बासी ने, ख्वाजा आसिफ ने, राना सनाउल्लाह ने, क्या इन्होंने जेलें नहीं भुगती? क्या इन्होंने ये साल जेल में अंदर रह के नहीं आए? उनके साथ तो जो ऑलरेडी हो रहा है वो तो हो रहा है, नहीं आप लोग क्या करना चाहते हैं उन लोगों के साथ? शाजिया, ये जेलें हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तो ये विक्ट्री के साइंस देकर सूटेड बूटेड होकर निकलते हैं। ये बेटर क्लास जेलों में अगर आप सोचें कि आप लोग ही बोलते हैं कि जी इनको आप एसी क्यों नहीं दे रहे, ह्यूमन राइट्स का इशू हो गया है। कभी सुना आपने ह्यूमन राइट्स? जो 80,000 बाकी कैदी हैं उनकी ह्यूमन राइट्स नहीं है, लेकिन इनको बेटर क्लास जेल मिले, इनको टीवी भी मिले, इनको एसी भी मिले, इनको अखबार भी मिले, इनको घर से खाना भी मिले। यही तो चेंज होना चाहिए। 2 साल क्या, मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये 2 महीने ऑर्डिनरी जेल में रहें, ये सब कुछ आपको दे देंगे वापस। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रानी बाबा साहिबा मेरे साथ थी। नाज़िम, मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में खाद की कमी की वजह से किसान आइंदा गंदम की फसल के लिए परेशान है, लेकिन हुकूमत इस शॉर्टेज के बावजूद पहले से भी ज़्यादा गंदम की पैदावार की नवीद सुना रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि खाद की कीमत दुनिया भर में पाकिस्तान की निस्बत 6 गुना ज़्यादा है। ताहम खाद हर जगह मिल रही है और इस बार भी गंदम की बम्पर क्रॉप होगी। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। यूरिया की जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन है। पाकिस्तान में 2 मामलात हैं जिनके ऊपर हमें सरफे नज़र नहीं करना चाहिए। एक तो 5 लाख एकड़ से भी ज़्यादा जो गंदम की काश्त है उसमें इजाफा हुआ है, और दूसरा इस वक्त आलमी सतह के ऊपर जो खाद की कीमत है वो पाकिस्तान से 6 गुना ज़ायद है, जिसकी वजह से एक दबाव खाद के मार्केट के ऊपर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी पाकिस्तान में ज़्यादातर इलाकों में खाद मुयस्सर भी है और वो किसान को मिल भी रही है। नाज़रीन, पूरे मुल्क के लिए अनाज पैदा करने वाले किसान आज यूरिया और DAP की बोरियों के लिए कई घंटे कतारों में खड़े होकर भी खाद से महरूम हैं।
लेकिन ब्लैक में वही खाद महंगे दामों मिल रही है। आज किसान DAP की 3,500 रुपये की बोरी 8 से 10,000 रुपये, जबकि यूरिया खाद की बोरी 1,500 रुपये की बजाय 3,000 रुपये में ख़रीदने पर मजबूर है। और फिर भी अगर वो मिल जाए तो गनीमत समझते हैं। हैरत की बात यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में ये कोई पहला बहरान नहीं है। आटे से लेकर चीनी तक और अद्वियात से लेकर पेट्रोल तक कई ऐसे बहरान आए कि जिनकी जिम्मेदारी बराह रास्त बड़े बड़े ऐवानों में बैठे जिम्मेदारों के सर लगनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि खाद गई कहाँ। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ये दावे करते रहे कि मुल्क में खाद की पैदावार ज़रूरत से ज़्यादा है, जबकि आज भी वफाकी वजीर फवाद चौधरी इसी किस्म की बात कर रहे हैं। अब बात यह है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा खाद पैदा की गई तो भाई किसानों को क्यों नहीं मिल रही। इसका जवाब ये है कि एक तो खाद की स्मगलिंग की गई और दूसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। जिन लोगों ने खाद ज़ख़ीरा की वो आज ब्लैक में महंगे दामों बेच रहे हैं। अब यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, और सबसे बढ़कर अब किसानों को खाद की दस्तयाबी के लिए किया क्या जा रहा है। क्योंकि माहिरीन तो ये दावा कर रहे हैं कि खाद ना मिलने की वजह से इस साल फसल 30% कम पैदा होगी, और अगर फसल कम पैदा हुई तो हुकूमत के बम्पर क्रॉप होने के दावों का क्या बनेगा, फिर हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माहिरीन कुछ और दावा कर रहे हैं, किसान की जो बम्पर क्रॉप के दावे हैं उनको लेकर हुकूमत आज ये दावा कर रही है कि गंदम पहले से भी ज़्यादा होगी। बहुत शुक्रिया जी। पहली चीज़ तो यह है कि जून में 2 प्लांट बंद हुए थे। जब हमने शोर मचाया जून में, अखबारों में इश्तिहार दिए कि प्लांट बंद ना किया जाए, उससे तकरीबन 2 लाख टन कम बनी। उसके बाद जब इंटरनेशनल रेट ऊपर गया तो उस वक्त भी हमने शोर मचाया कि इसकी स्मगलिंग हो सकती है और होल्डिंग हो सकती है, और स्मगलिंग भी हुई, होल्डिंग भी हुई, जिसको कंट्रोल करना हुकूमत का काम था, काश्तकारों का काम नहीं था। सही। जहाँ तक बात है गंदम की, DAP का रेट क्योंकि इंटरनेशनली बढ़ गया था, पाकिस्तान में बढ़ गया था, 3,000 वाली DAP वो 8,500 से 9,000 रुपये तक चली गई। काश्तकार की कुव्वत ख़रीद से बाहर थी, इसलिए काश्तकार ने तकरीबन 17 से 20% का इस्तेमाल कम किया फास्फोरस खादों का, जिसमें DAP, SSP, नाइट्रोफास है। सही। और यूरिया में काश्तकारों को प्रॉब्लम आई कि लाइनों में लग के जलीलो ख्वार होकर उसके बाद उसको यूरिया मिली, उसके इस्तेमाल भी उस हिसाब से कम है। खाद की पैदावार हुई लेकिन स्मगलिंग अफगानिस्तान स्मगल हो गई, अफगानिस्तान के रास्ते आगे चली गई, जहाँ भी चली गई पर यहाँ से स्मगलिंग। अब काश्तकार के पास तो उसका कोई डेटा नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि आप डेटा देंगे कितनी स्मगल हुई है तो मेरे पास तो कोई डेटा नहीं है, क्योंकि वैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं होती जो स्मगल होती है, और होल्डिंग भी किसी किस्म की नहीं होती। इस पे जो मुझे ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हुई है, भी जरा क्लियर बिल्कुल हुई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हुई है, तो वही यार ब्लैक में मिल रही है। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, यहाँ इस मुल्क में जिसको मौका मिलता है ना, जिस किसी को मौका मिलता है, जिस चीज में मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है। और इस्तेहसाल किसका होता है? एंड कंज्यूमर का होता है या काश्तकार का होता है? बिल्कुल। अब मुझे काश्तकार से ज्यादा जो फिक्र है वो एंड कंज्यूमर की फिक्र है गंदम के लिहाज से, कि मेरे ख्याल में जो हकीकत है कि जितने DAP हमने कम इस्तेमाल किया उससे 5 से 10% पैदावार में कमी आ सकती है। गंदम की पैदावार में 5 से 10% बहुत ज्यादा कमी है। फिर इंडिया में भी सेम प्रॉब्लम है, हर जगह फर्क पड़ेगा। इंडिया नहीं, इंडिया में भी सेम इशू है। अच्छा, इंडिया में भी यूरिया की शॉर्टेज है, वहाँ DAP की शॉर्टेज है। पाकिस्तान में DAP की शॉर्टेज नहीं थी, महंगी बहुत थी। इंडिया में महंगी नहीं थी, वो सब्सिडी बहुत देते हैं। इंडियन रुपीस में DAP 1,200 रुपए की थी, पाकिस्तान रुपीस में 2500 सब्सिडी देते हैं ना, इसलिए सब्सिडी। वहाँ पे यूरिया का जो रेट है वो इंडियन रुपीस में 268 रुपए है। अच्छा। पाकिस्तान रुपीस में 550-600 रुपए बनता है उसका। अब इशू जो बन रहा है कि अगर इंडिया भी शॉर्ट होता है गंदम में, पाकिस्तान भी शॉर्ट होता है, अगर दोनों मुल्क इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो गंदम का रेट जिस तरह DAP का रेट जिस तरह DAP का रेट सप्लाई एंड डिमांड का इशू है ना, जिस तरह DAP जो कराची पोर्ट पे पहुंचती थी 3,000 में, वो आप पहुंच रही है 9,500 में। इसी तरह गंदम का भी हो सकता है, क्योंकि गंदम हमने परचेज करनी है रशिया से या यूक्रेन से। अब यूक्रेन से मैक्सिमम ऑर्डर बुक करवा लिया मिडिल ईस्ट ने। अब फिर यूक्रेन और रशिया की लास्ट टाइम भी रशिया से ली थी, यूक्रेन से ली थी और रशिया से ली थी। अच्छा, अब यूक्रेन और रशिया की जंग का भी खदशा है, वहां फौजें भी तैयार करें जंग के लिए, किसी वक्त उनके आपस में जंग हो सकती है, वहां अपना क्राइसिस पैदा हो सकता है। अगर वो क्राइसिस पैदा हो जाए, मैक्सिमम मिडिल ईस्ट परचेज कर ले, इंडिया में भी शॉर्टफॉल आ जाए, पाकिस्तान में भी शॉर्टफॉल खुदा ना खास्ता आ जाए, तीसरा ऑप्शन क्या है? हमारे पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। हम इतनी महंगी फिर गंदम बाहर से परचेज, हमारे पास इस वक्त यही है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें, और मैं काश्तकारों को भी कहूँगा, हुकूमत को कहूँगा कि उनको बर वक्त खाद दी जाए। 5-10% बहुत होती है, इसका पूरे मुल्क पर असर पड़ेगा?
बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। 5-10% तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता हमारी 5-10% पैदावार कम हो जाए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी तक तो खदशात यही है ना। लेकिन ना हम पहले इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है या बस आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? हमारी हर साल तकरीबन 2.25 से 2.5% आबादी बढ़ रही है हर साल। हमारा खर्चा बढ़ रहा है गंदम का हर साल। हमें उस लिहाज से सोचना चाहिए, हमने न रिसर्च पे खर्च किया है, हमारी जो पैदावार है गंदम की दुनिया से आधी है। फिर अब जो बजट आया है काश्तकार उससे और मायूस हो गया है। अब बजट में ये देखें कि एक तरफ हुकूमत प्रमोट कर रही है कि अब ऑयल सीड क्रॉप जहाँ पे लगाएं पाकिस्तान में, हम 5,000 रुपये पर एकड़ सब्सिडी देंगे, प्लस उन बीजों के ऊपर 17% GST लगा दी है। कैनोला के ऊपर GST लगी, सूरजमुखी के ऊपर GST लगी, मक्की के बीज के ऊपर GST लग गई है, जो इंसानों की भी खुराक है, हैवानों की भी है और मुर्गियों की भी है। उसके अलावा चावल के बीज के ऊपर जो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं हाइब्रिड ना GST लग गई उसके ऊपर। इसी तरह सब्जियों के बीज के GST लग गई है। चारा जात जो जानवरों को GST लग गई, खल जो जानवर खाते हैं उसके ऊपर GST लग गई है। बात बताएं, अभी वक्त है कि फसल में खाद और डाली जा सकती है? अभी यूरिया का टाइम है जी, यूरिया हम DAP जो डलनी थी डल गई फास्फोरस। अच्छा, अभी यूरिया का टाइम है। अभी यूरिया का टाइम है, यूरिया की कमी है। यूरिया की कमी है और उसमें देखें ना काश्तकार जो है ना वो कभी अपनी जो है ना जाके अपनी इज्जत का जनाजा नहीं उठाता कि वो लाइन में लगे। जो आपको लाइन में लगे वो नज़र आते हैं ना, वो मोस्टली काश्तकार नहीं होते, मजदूर लोग वहाँ से ख़रीद करके फिर काश्तकार को ब्लैक बेचते हैं। काश्तकार कैसे खड़ा हो सकता है पूरा दिन, और फिर उसको कहा जाए जी शनाख्ती कार्ड लाओ, किसान कार्ड लाओ, आपको 2 बोरियां मिल सकती हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया? देखिए जी, किसी जगह पे भी ऐसा कोई एक्शन नहीं हो सका। कुछ FIR हुई हैं, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, FIR हुई हैं, लेकिन उसका कोई जुर्माना खास इतना नहीं होता, इसलिए वो बच जाते हैं। हुकूमत इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है कि हमारी तो 30 वो अच्छा आप 5-10% कम की बात करें, 30% ज्यादा बम्पर क्रॉप की बात करें? नहीं, मैं आपको मैं ये समझता हूँ जो फेडरल मिनिस्टर है खुसरो बख्तियार, जिसकी जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उसने प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को मिसगाइड किया। अच्छा, और हमेशा कहता रहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये तो अब जब पूरी कैबिनेट चीखी है, पूरा हाउस चीखा है, आज भी हाउस में सवाल बख्तियार ही इज रिस्पांसिबल, मिनिस्ट्री उसी के पास है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मिनिस्ट्री उसके पास है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, सही, वो किसी वक्त में काश्तकार था, अब वो बिजनेसमैन है। सही। 2 मीटिंगों में वजीर आजम के सामने जब हमने को बात की अपने इश्यूज के लिए, काश्तकारों के लिए, उसने हमें अपोज किया। सही, अच्छा, खुसरो बख्तियार ने। हमने कहा कि गन्ने का रेट पंजाब का 225 है, सिंध का 250 है, पंजाब के काश्तकार का इस्तेसाल ना किया जाए। तो खुसरो बख्तियार साहब ने मोहतरम वजीर आजम साहब के सामने कहा नहीं जी चीनी महंगी हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहा जी चीनी और आपने कितनी की महंगी करनी है? उस वक्त जिस दिन ये नवंबर, मेरे ख्याल में 16 नवंबर की डेट थी, मैंने कहा उस दिन चीनी का रेट था कोई 150 रुपये। मैं क्या और कितनी महंगी करनी है? मैं क्या इसके हिसाब से गन्ने का रेट 600 रुपये बनता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।